हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारा 8th क्लास की जो साइंस है SCERT उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 8th क्लास के जो 12 चैप्टर थे बुक के वो कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 6th 7th क्लास की भी जो SCERT है साइंस की वो कंप्लीट कर ली थी, प्लस EVS की भी हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम क्या है आज लास्ट जो पार्ट है साइंस का उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जंतुओं में प्रजनन। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रजनन किस तरीके से होता है और क्या होता है। सबसे पहले क्या है प्रजनन होता क्या है, तो देखिए अपने वंश और जाति की निरंतरता को क्या है बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या है एक विशेष क्रिया करते हैं जिसको हम प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है हर एक जो इस पृथ्वी पे जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट्स हैं, वो सब क्या है अपनी जो भी वंश वृद्धि है और जो जाति है उसकी क्या है निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो पौधे हैं उनकी तरह क्या है जंतुओं में भी क्या है प्रजनन होता है, जो कि 2 तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे 2 विधियाँ बताई गई हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में लेयरिंग और कलमी विधि द्वारा पौधे की उत्पत्ति को प्रक्रम हम सब समझ चुके हैं। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में 2 विधियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे लेयरिंग और क्या है कलमी, जिसको हम कटिंग बोलते हैं। तो लेयरिंग में क्या करते हैं हम, जो भी प्लांट है उसकी स्टेम को हम किसी मटेरियल से अच्छे से बांध देते हैं और क्या है पानी केवल रूट्स में देते हैं। तो ये जो विधि है ये हमारी लेयरिंग कहलाती है। कटिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो प्लांट है उसकी क्या है कोई ब्रांच को या फिर किसी शूट को हम कट करके क्या है उसको कहीं और लगा देते हैं मिट्टी में या पानी में, तो क्या है फिर वो ग्रो करने लग जाता है। तो ये हमारी क्या होती है एसेक्सुअल विधियाँ होती हैं पौधों के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे हाइड्रा की बात की गई है। तो हाइड्रा के अंदर क्या है शरीर में एक अधिक उभार दिखाई देता है, यह है मुकुल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है बडिंग की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग और हिंदी में इसको बोलते हैं मुकुलन। तो देखिए बडिंग में क्या होता है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के प्लांट पे क्या होता है कि एक बड की तरीके से क्या है उभार दिखाई देता है। फिर कुछ टाइम बाद वो जो उभार है वो टूट के क्या है जो हाइड्रा की बॉडी है इससे अलग हो जाता है और वो यहीं पे क्या है फिर डेवलप होने लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है हमारी बडिंग कहलाती है। जो यहाँ पे उभार बनता है इसको हम बड कहते हैं और ये टूट के गिर जाता है, फिर इसी से नया प्लांट जो क्या है प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा कहलाता है बडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन विधि। नेक्स्ट आती है अमीबा के अंदर, यहाँ पे बताया गया है। तो अमीबा के अंदर आपका बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी बताती हुई जा रही हूँ, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसमें क्या है जो अमीबा है उसकी क्या है जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाता है तो वो क्या है 2 पार्ट्स में आकर डिवाइड हो जाता है और फिर ये जो दोनों पार्ट्स हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। ये जो आपकी विधि है ये क्या कहलाती है, बाइनरी फिजन कहलाती है और या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विखंडन। ठीक है, तो अमीबा के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पेशली मानव प्रजनन तंत्र की बात की गई है। तो देखिए जो पुरुष होते हैं उनके उदर के नीचे क्या है एक अंडे आकार का एक जोड़ा टेस्टिस होता है, जिसमें क्या है मेल गैमीट्स अर्थात जो स्पर्म होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है टेस्टिस का एक जोड़ा होता है जिसके अंदर क्या है मेल गैमीट्स जो कि होते हैं हमारे स्पर्म, वो क्या है रिलीज होते हैं। इसके बाद क्या है इससे जुड़ी हुई जो शुक्र नलिका होती है जिसे हम सेमिनल डक्ट बोलते हैं, जिससे क्या है शुक्राणु गति करता हुआ पेनिस के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु की जो संख्या होती है वो लाखों में होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेल्स के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो होता है जिससे हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है लाखों में होती है। इसके बाद जो फीमेल्स होती हैं उनकी क्या है नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा प्रजनन अंग स्थित होते हैं और इन अंगों में क्या क्या आता है ओवरी आती है, ओविडक्ट आती है, यूट्रस आता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ओवरी आती हैं, ओविडक्ट आती हैं, यूट्रस आता है। अब यहाँ पे बताया गया है जो अंडाणु होता है वो क्या है एक कोशिकीय संरचना होती है। देखिए प्रत्येक माह क्या है एक अंडाशय जो कि ओवम बोलते हैं, जो कि फीमेल गैमीट है, वो क्या है ओविडक्ट पे पहुँचता है, जो कि क्या है आपका एक कोशिकीय होता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है
सबसे पहले क्या है, जो हमारा मेल का गैमीट है उसे हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल का गैमीट है उसको हम बोलते हैं ओवम। जब ये दोनों क्या है फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या है, जाइगोट से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर प्रेगनेंसी होती है, एंड देन क्या है, जो नियोनटल है उसका जन्म होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु है उसका जन्म क्या है, नर और मादा युग्मकों के संलयन से फलस्वरूप होता है, जिस कारण जो शिशु है उसके अंदर माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दो तरह के रिप्रोडक्शन की बात की गई है, फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, जो कि है आंतरिक और बाह्य, मतलब कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर हमको मोस्टली क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली और मेंढक, तो इनके अंदर क्या है आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो यहाँ पे क्या है मादा मेंढक होती है वो क्या है सैकड़ों जो अंडे होती हैं वो एक बार में क्या है जल में देती है। इसके बाद अंडे जेली जैसी परत से क्या है बंधे हुए रहते हैं। मादा जैसे अंडे देती है उसमें जो नर मेंढक है उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो छोड़ता है, तो वो क्या है जाके उस अंडे से चिपक जाते हैं। इस तरीके से क्या है जो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है उससे क्या है आपके नवजात का जन्म होता है। तो इस तरीके से क्या है एक्सटर्नली ये लोग फर्टिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है परख नली शिशु की, मतलब कि यहाँ पे बात की गई है टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो महिलाएं साधारण तरीके से गर्भवती नहीं हो पाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर होती है वो क्या करती है, जो अंडाणु होता है, ताज़ा अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या है उचित माध्यम से कुछ समय के लिए साथ रखती हैं, ताकि जो क्या है शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है प्रॉपर कंडीशंस में। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या है लगभग 1 सप्ताह तक उसे विकसित किया जाता है। इसके बाद उसको क्या है जो माता का यूट्रस है उसमें क्या है रोपित कर दिया जाता है, जहाँ पे उसका पूर्ण विकास होता है और शिशु जो होता है वो सामान्य तरीके से हो जाता है। इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, परख नली शिशु, मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है लिंग निर्धारण की बात, की बॉय और गर्ल को हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए जो मनुष्य उसके प्रत्येक कोशिका में क्या है 23 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 जो है वो कि क्या है 23 जोड़ों के रूप में होते हैं, जिनमें क्या है जो 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, जो 44 गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो एक होता है वो क्या है हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि क्या है हमारा क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि हमारा क्या है सेक्स डिटरमाइन करता है कि गर्ल है या फिर बॉय है। तो देखिए जो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो फीमेल होती हैं उनके पास XX होता है और जो मेल होते हैं उनके पास XY होता है। ठीक है, तो जो फीमेल होती हैं वो हर एक कंडीशन में X ही क्या है देती हैं, मतलब X ही आता है उनकी तरफ से। लेकिन जो बॉयज़ हैं उनकी तरफ से X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। ठीक है, तो जब फीमेल की तरफ से तो X ही आया, लेकिन जब मेल की तरफ से X ही आता है तो यहाँ पे क्या है गर्ल जो है वो मतलब पैदा होती है, और अगर बॉयज़ की तरफ से Y आता है तो यहाँ पे क्या है बॉय पैदा होता है। ठीक है, तो XX किसके लिए है, फीमेल के लिए, और XY क्या होता है बॉय। ठीक है, यही क्या है आपका लिंग जो निर्धारण है वो करता है। चैप्टर है यहाँ पे धातु और अधातु। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्या है सब चीज़ एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे है आपका मेटल और यहाँ पे है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है लश्कर की, तो लश्कर होता है चमक। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होती है लश्कर होती है, लेकिन क्या है जो नॉन मेटल है उनके पास लश्कर नहीं होती। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन है यहाँ पे दो, कौन कौन से हैं, तो एक है आपका डायमंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। तो ये दो ऐसे आपके नॉन मेटल हैं जिनके पास क्या है चमक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी होता है कि क्या है हम उनको शीट्स में कवर कर सकते हैं, थीन जो पतली पतली शीट्स होती हैं उनमें हम कवर कर सकते हैं। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है थिन शीट में कवर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बन सकते हैं। लेकिन क्या है जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनकी मैलिएबिलिटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी पूछी जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि तार में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है ये क्वालिटी रखते हैं कि हम उनको क्या है तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं रखते। देखिए जो हमारे सबसे अच्छे कह सकते हैं मेटल कौन से हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत पतले तार में क्या है कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। तो आपकी गोल्ड और सिल्वर है, आपका जो 1 ग्राम सिल्वर है वो करीबन क्या है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। मतलब वो इतनी थिन तार
में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि ध्वनि करते हैं या नहीं। तो सोनोरस होता है कि ध्वनि करते हैं या नहीं। तो हमारे जितने भी मेटल हैं वो क्या है, सोनोरस की जो प्रॉपर्टी है ये शो करते हैं, उनके अंदर ध्वनि होती है। लेकिन जितने भी हमारे क्या है नॉन मेटल होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, मतलब कि वो ये क्वालिटी शो नहीं करते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे देख ली हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है कि कुछ धात्विक क्या हैं, ऐसे मिश्र धातु से मिलके बनते हैं। कुछ धात्विक पदार्थ मिलकर मिश्र धातु अलॉय बनाते हैं जिसका अपना एक रंग एवं चमक होती है। ठीक है, तो कुछ क्या है जो धातु हैं वो क्या है एक दूसरे में मिलके क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, जिनका क्या है एक अपना रंग होता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है ठोस। तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट इसकी हार्डनेस की बात कर लेते हैं। हार्डनेस क्या है, तो हार्डनेस जो हमारे मेटल होते हैं तो वो हमारे क्या है हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हमारे हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे है मेटल में, एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है, मेटल में मोस्टली जनरली क्या है सारे मेटल आपके हार्ड होते हैं। लेकिन क्या है जैसे कि सोडियम हो गया और आपका पोटेशियम हो गया, ये दोनों क्या है ऐसे हैं जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये हमारे क्या है हार्ड नहीं होते, ये होते क्या हैं, तो ये ब्रिटल होते हैं। ये क्या है आसानी से टूट जाते हैं, जैसे चौक होती है टूट जाती है, इस तरीके से क्या है जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो टूट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है पीटने पर फैलना, ये मैंने आपको बता दिया। मैलेबिलिटी की थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। ऊष्मा के चालक की बात करें तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल हमारे क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या है बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, तो नॉन मेटल में एक्सेप्शन क्या आ जाता है जो कि हमारा है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को आप याद रखेंगे। जनरली क्या है हमारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है गुड कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड और शीशा पारा ऊष्मा के सबसे कम चालक हैं। तो जो चांदी है और जो कॉपर है वो क्या है सबसे अच्छे गुड कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, और जो लेड है और जो आपका मरकरी है ये क्या है सबसे कम क्या है, मतलब सबसे कम कंडक्टर है, लो कंडक्टर है, बैड कंडक्टर हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है विद्युत चालक में हम घरों में क्या है जो विद्युत तार उपयोग करते हैं उस पर एक पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। तो जितने भी हमारे घर में तार होते हैं हम उनके ऊपर क्या है रबड़ की तरीके से कुछ लगा होता है, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो हमारी रबड़ होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से हमें करंट ना लगे, इसके वजह से लगाई जाती है। ठीक है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहलाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। डक्टिलिटी तार में बनने की क्षमता होती है जो कि सोना और चांदी की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताई गई ध्वनिकता, मतलब सोनोरस, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है सोने के बारे में कि सोना क्या है कोमल सुनहरे रंग का कीमती धातु है जिसका हम उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। सोने की शुद्धता को हम कैरेट में नापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय क्या है जो शुद्ध सोना है वो कम कीमती धातु या तांबे चांदी के साथ मिला दी जाती है जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। तो ये 22 कैरेट का होता है जिसका अर्थ हुआ 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट। 24 कैरेट को 18 कैरेट में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सोने को हम किस में नापते हैं, तो कैरेट में नापते हैं। ठीक है, 24 कैरेट का मतलब होता है कि 18 भाग सोने का है, 6 भाग उसमें तांबा या चांदी मिला हुआ है। और अगर आपके पास क्या है 22 कैरेट का होता है तो इसका मतलब ये है कि 22 भाग उसमें सोना है और 2 भाग उसमें चांदी या तांबा मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताएं में फिजिकल स्टेट मेटल और नॉन मेटल की। तो जितने भी मेटल हैं और नॉन मेटल हैं, ठीक है, तो जो फिजिकल स्टेट है हमारे मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड मोस्टली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है मरकरी, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। और नॉन मेटल जितने भी हैं वो क्या है सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड की अगर बात करें
तो लिक्विड एक ही नॉन मेटल है जिसका नाम है ब्रोमीन, जो कि आपको क्या है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। और गैस की अगर बात करें तो देखिए क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, तो ये सारी क्या है हमारी नॉन मेटल। जितनी भी गैसेज होती हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद सारे आपको अपवाद दे रखे हैं जो मैं आपको बताती हुई ऊपर चल रही थी, आप इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए सभी धातुएं क्या है, तन्य होती हैं, मतलब क्या है, डक्टाइल होती हैं, क्योंकि उनकी तार में बनने की कैपेबिलिटी होती है। एक्सेप्ट क्या है, बिस्मिथ, बिस्मिथ को आप तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सभी धातुएं क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि अत्यंत कठोर हैं, परंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो जितने भी हमारे जनरली सॉलिड होते हैं, जितने भी हमारे जनरली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, इतने मुलायम होते हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। लेड और जो मरकरी है वो क्या है, धातु होते हुए भी ऊष्मा के कम चालक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक देखा था कि जो लेड और शीशा है ये दोनों क्या है, धातु हैं, लेकिन क्या है, चालक नहीं है। मोस्टली जनरली क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कौन नहीं है, लेड नहीं है और मरकरी नहीं है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो ये क्या होते हैं, जो मोस्टली ऐसे कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हैं बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सारे क्या हैं, इनमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सभी धातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। सभी जितनी भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सुचालक है। तो ये मैंने आपको लाइन यहाँ पे बता दी। ये एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप ज़रूर देखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो देखिए जितने भी हमारे अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे लोहा है। ठीक है, लोहा क्या है, हमारा मेटल है। मेटल क्या है, जब जल, नमी, ठीक है, जल के साथ जो वाष्प होती है और जो ऑक्सीजन उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये सब क्या है, लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कि क्या है, जब आपका Fe जो है वो आपके O2 के साथ क्या है, रिएक्ट करता है तो ये FeO बना लेता है। ठीक है, तो ये FeO आपका क्या है, ये है आपका फेरस ऑक्साइड, जब कह सकते हैं हम लोहे का ऑक्साइड। तो जितने भी हमारे जैसे कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर एक हल्की सी हरी परत जम जाती है, जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जैसे हम Cu को है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये CuO बना लेता है, कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जो कि हरे कलर की एक परत होती है। यहाँ पे आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखिए क्या है, सबसे पहले जब हम Mg का क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, MgO बनाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब हम इस MgO को फर्दर क्या है वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है MgOH2। तो जब हम ये MgOH2 बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होती है जो कि एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब हम क्या है मैग्नीशियम रिबन को क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो क्या है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर क्या है वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन बनाता है जो कि एक पॉप ध्वनि देता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अधातु के संदर्भ में देख लेते हैं। तो अधातु कैसे रिएक्ट करती हैं, तो जो हमारा चारकोल है, ठीक है, चारकोल यहाँ पे लिया गया है। तो जब हम चारकोल के अंदर मेनली हमारा कार्बन होता है, तो कार्बन को जब हम O2 की प्रेजेंस से रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहा है फर्दर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है कार्बोनिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं H2CO3, कार्बोनिक अम्ल फॉर्म करता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जितने भी हमारे क्या है मेटल होते हैं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो हमेशा बेसिक इन नेचर होंगे, मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल हमेशा क्या है एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बता दी कि मैग्नीशियम जब जल के साथ रिएक्ट करता है, हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब MgOH2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि क्या है यहाँ पे बताया गया हाइड्रोजन गैस बनाती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जल उठता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया धातु जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या है, जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। जस्ता लोहा वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। और जो फॉस्फोरस है उसको तो हम पानी में रखते हैं, क्योंकि जिससे कि हम उसका हवा से कॉन्टैक्ट तोड़ पाएँ, और जो वरना वो हवा की अभिक्रिया करके क्या है, आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आपका पोटेशियम है प्लस जो आपका सोडियम है, मतलब के और Na, ये आपके क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही क्या हैं, आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। Al, Zn और Fe ये तीनों ही आपके क्या है, स्टीम से मतलब कि भाप से रिएक्ट करते हैं। बाकी के नीचे जितने भी बचते हैं Pb, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके वाटर से रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं वाटर के आगे कट लगा देती हूँ, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। सोडियम और पोटेशियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम कैल्शियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आपका स्टीम से रिएक्ट करता है। और जो लेड है, कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये आपके वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ जैसे यहाँ पे बताया गया है, मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल हो गया हमारा लोहा, जब ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, ये था Fe प्लस HCl, तो ये क्या बना रहा है, आपका फेरिक क्लोराइड बना ले रहा है, ठीक है। FeCl2 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से अभिक्रिया होगी, फेरिक क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन क्या है, आपकी गैस है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से क्या है कि जब हम डालते हैं धातु जो है गंधमल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि तांबा और शीशा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वो क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। कुछ धातु जैसे सोना और प्लेटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको मेनली बताया जा रहा है जितने भी हमारे मेटल होते हैं, जब वो क्या है, हमारे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेनली एक सॉल्ट बनाते हैं और एक गैस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया अभी आयरन के साथ। लेकिन आपके जो तांबा है, ब्रॉन्ज है, जो आपका लेड है, शीशा है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं निट्रिक अम्ल के साथ, जिसको हम HNO3 बोलते हैं। और ये रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमने किया रिएक्ट तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलती, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं निकलती। और कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि सोना और प्लेटिनम, तो इन पे क्या है, एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि एक्वाजेरिया के बारे में बताया गया है। तो एक्वाजेरिया है क्या, तो ये एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है। इसमें क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण को हम एक्वाजेरिया कहते हैं। यह सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। इस अम्ल के अंदर इतनी क्षमता होती है। तो ये क्या है, पुराने और जो हमारे गंदे सोने के आभूषण होते हैं उनको इस विलयन में डाला जाता है, तो ये नए आभूषण की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन इनका क्या है, आभूषणों का वजन कम हो जाता है, अर्थात क्या, कुछ सोना इसमें से घट जाता है, क्योंकि ये क्या है, थोड़े से सोने को गला लेता है। तो इस वजह से क्या, जब हम इस विलयन में इसको डालते हैं सोने के आभूषण को, तो उनका क्या है, थोड़ा सा जो वजन है वो कम हो जाता है। और आपको ये याद रखना है कि एक्वाजेरिया बनता किससे है, तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनता है। और दोनों का रेशियो क्या रहता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हम 3 लेते हैं, और जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है वो हम 1 लेते हैं, मतलब 3:1। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया क्षार के साथ अभिक्रिया, मतलब कि जो हमारे मेटल हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे पहले हमने अभी यहाँ पे देखा था ऊपर कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है, हमारे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लवण बन रहा है और एक गैस बन रही है, ठीक है। लेकिन हमारे क्या था, जो हमारा शीशा है और जो हमारा तांबा है वो क्या है, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। और जो हमारे जैसे धातु हैं सोना और प्लेटिनम, इन पे तो कोई क्या है, अम्ल का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं जो मेटल है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेस क्या है, यहाँ पे हमारा मेटल हमने लिया है टिन, और जो हमारा बेस है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम टिन को रिएक्ट कराते हैं तो ये पोटेशियम स्टेनेट और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, लवण और एक गैस बनती है। ठीक है, ये आपको देखना है। और जब भी हम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, उसके पास हम माचिस की तीली को लेके जाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि से की तरह क्या है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमको यहाँ पे देखनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से लर्न हो। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में यहाँ पे अच्छे से बता दे रही हूँ, जिसको आप अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है पोटेशियम, इसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, सीयू, सिल्वर, सिल्वर से पहले एक्चुअली आएगा मरकरी, फिर आएगा सिल्वर एंड फिर आएगा एयू, मतलब कि गोल्ड। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में दे दी है एक बार आपको समझाने के लिए। और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चल रही है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या है, नीचे वाले को, जो कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम वाले को क्या है, डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कॉपर सल्फेट विलयन जिंक के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक कॉपर जिंक सल्फेट बन जाता है प्लस कॉपर बन जाता है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने क्या लिया, हमने लिया CuSO4 को हमने जब जिंक से रिएक्ट कराया तो ये ZnSO4 बन जाता है प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है, Cu बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ऐसा, CuSO4 था फिर ये ZnSO4 क्यों हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक क्या है ऊपर है और जो आपका कॉपर है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या है, जिंक ज़्यादा पावरफुल है इसलिए उसने क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। Cu को हटा के Zn खुद यहाँ पे आ गया इसलिए उसने ZnSO4 बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो यही मीनिंग है कि आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद रखनी है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या है, उसे डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन की कराई गई है, मतलब अगर हम CuSO4 को आयरन के साथ मतलब Fe के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है FeSO4 और आपका Cu बाहर निकल जाता है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे जो आयरन है उसने क्या है, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए Cu यहाँ पे आ रहा है और आयरन आपका ऊपर आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, आयरन ज़्यादा क्या है, बोल्ड है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है इसलिए उसने क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद रखनी है। एक और बार मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कटरीना, ठीक है, ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, क्यों, मिली, सॉरी यहाँ पे आएगा HG, मिली, सिल्वर, ऑडी। यहाँ पे देखिए के से पोटेशियम को कटरीना, ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, क्यों, मिली। यहाँ पे मरकरी के लिए मैंने बोल दिया है मिली। ठीक है, ये HG है वैसे। और यहाँ पे है सिल्वर के लिए सिल्वर, ऑडी, ऑडी मतलब यहाँ पे AU से गोल्ड। ठीक है, तो ये आप एक बार शॉर्ट में अपनी तरफ से भी आपको अगर कोई ट्रिक आती हो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आएगा आपका जो आयरन, इसके बाद आएगा नेक्स्ट PB, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा आपका मरकरी, फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब यहाँ पे देखिए बताया गया है एक अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। मतलब जिंक तो कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है लेकिन जो कॉपर है वो जिंक को नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पे उपयोगिता हम देख लेते हैं। उपयोगिता में बताया गया लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। ठीक है, लोहा आयरन हमारे उपयोग दैनिक जीवन के लिए कई वस्तुओं में उपयोगी है, कृषि यंत्र बनाने में उपयोगी है। एल्यूमिनियम का उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए करते हैं। तांबे का बिजली के तार और विद्युत संयंत्रों में करते हैं। सोना चांदी आभूषण के लिए करते हैं। फ्यूज़ यहाँ पे है, फ्यूज़ तार एक मिश्र धातु है जिसमें टिन और लेड लिया जाता है। इसका गलनांक कम होता है तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। जब उच्च वोल्टेज होते हैं मतलब हमारे हाई वोल्टेज से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो ये उच्च वोल्टेज में घर में लगे विद्युत से चलने वाली मशीन जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज को क्या है जल सकती हैं। इससे उच्च वोल्टेज पर फ्यूज़ के तार पहले से ही
पहले ही जलकर घर के विद्युत प्रवाह को रोक देता है, जिससे घर की जो अलग जो सामग्रियां हैं वो जलने से बच जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो लोहा धातु है, मतलब कि आयरन जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है। तो जो हमारा आयरन है वो हीमोग्लोबिन का क्या एक घटक है। इसके बाद जो मानव शरीर में क्या ऑक्सीजन परिवहन करती है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। तांबा और जिंक हमारी क्या एंजाइम्स में पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैली धातु है। मैग्नीशियम पौधों में होता है। कुछ अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं, जैसे कि हम खाद के अंदर, मतलब जो हम पेड़ों के अंदर जो डालते हैं, मतलब उनकी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए वो सब। इसके बाद फास्फोरस माचिस के निर्माण में योग होता है। आयोडीन कटने, छिलने और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ठीक है, सल्फर पटाखों के निर्माण में होता है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। हीरे, ज्वेलरी और शीशा काटने में, ग्रेफाइट, बैटरी और पेंसिल बनाने में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धातु अधातु को पहचान सकते हैं और इनसे बनने वाली चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। किशोरावस्था की ओर, तो यहाँ पे क्या है, हम टीनेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है जो मनुष्य है उसमें 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास और वृद्धि होता है। मनुष्य का जो जीवन काल है मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। विकास एवं वृद्धि की पहली जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, जिसकी अवधि क्या है आपकी जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। इसके बाद आती है आपकी 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष की अवस्था, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। नेक्स्ट होती है 11-12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं किशोरावस्था। तो मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो विकास और वृद्धि की पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, जो कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। इसके बाद आता है चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 वर्ष तक का होता है। और फिर आता है आपका किशोरावस्था। उसको क्या किशोरावस्था क्या है आपकी टीनेज, जो कि 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक चलती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है, लंबाई में बहुत तेज गति से वृद्धि होती है। तो देखने को मिलता है कि क्या है, हमारी पैर हाथ की जो हड्डियां हैं वो लंबी होने लगती हैं और क्या है, हम लंबे होने लगते हैं। ये देखा जाता है स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती हैं वो क्या है, लड़कों से तेज गति में वृद्धि करती हैं। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, लड़कियों की जो लंबाई होती है वो लड़कों से क्या है तेजी से बढ़ती है और 18 वर्ष की आयु तक आने तक क्या है, लड़के लड़कियां अपनी अधिकतम जो लंबाई है उसे प्राप्त कर लेते हैं। और किसी भी बच्चे की लंबाई क्या है उसके माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पे भी निर्भर करती है। इसके साथ साथ क्या है, संतुलित आहार पे भी डिपेंड करती है आपकी हाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हमको अपनी जो लंबाई है वो किशोरावस्था की एंडिंग तक, मतलब समाप्ति तक कितनी हो जाएगी ये अनुमान लगाना है। इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया है कि देखिए, जैसे 10 वर्ष की लड़की अपनी लंबाई का 84% पूरा कर लेती है, तो किशोरावस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित आय की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो देखिए, मानिए उसकी जो वर्तमान लंबाई यहाँ पे बताई गई है 105 सेंटीमीटर इस वक्त, प्लस क्या है वो अपनी जो लंबाई है 10 वर्ष में जो उसकी लंबाई होनी चाहिए थी उसका वो 84% क्या है पूरा कर चुकी है। तो अब उसकी अनुमानित अगर आपको बतानी है कि वो जब उसकी किशोरावस्था खत्म होगी तब वो कितने की होगी, तो यहाँ पे क्या है, आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है जैसे 125 सेंटीमीटर, तो क्या है जब वो किशोरावस्था की जब समाप्ति होगी तो वो अपनी इतनी हाइट अटेन कर चुकी होगी। तो इस तरीके से क्या है, हम अपनी अनुमानित लंबाई पता लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है शारीरिक बनावट में चेंज आने लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो देखा जाता है कि किशोरावस्था में कंधा फैलकर चौड़ा हो जाता है, लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, लड़कियों की जो निचले भाग की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, लड़कों के चेहरे पर मूंछ तथा दाढ़ियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, लड़कों के सीने में तथा शरीर में त्वचा पर भी क्या है आपके हेयर्स आने लग जाते हैं। लड़कियाँ जो भी गर्ल्स हैं उनके क्या है जो भी पार्ट्स हैं वो क्या है इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये सारी क्या है चीज़ें आपकी इशारा करती हैं टीनेज की ओर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्वर में भी चेंज आता है, आपकी वॉइस में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो किशोरावस्था में जो स्वर यंत्र होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं वो विकसित होकर क्या है बड़ा हो जाता है, जो स्वर यंत्र के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसको हम बोलते क्या है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। अगर आप गले पे हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो जो लड़के होते हैं उनमें क्या है ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, उभार ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि लड़कियों में ये कम दिखाई देता है। हिंदी में इसको कंठमणि बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बताया गया जो लड़कियों का स्वर होता है वो क्या है, तारत्व वाला होता है। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो गर्ल्स की वॉइस होती है उसमें क्या है, आपकी जो पिच होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी पिच क्या है, हाई होती है, जबकि बॉयज़ की पिच क्या होती है, लो पिच होती है। इसी वजह से हाई पिच की वजह से जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिल होती है, मतलब पैनी होती है, तेज होती है। लेकिन इसी वजह से कि जो लड़कों की जो वॉइस की जो पिच है वो लो होती है, इस वजह से जो उनकी वॉइस है वो डीपर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि अब ये श्रिल क्यों होती है, गर्ल्स की वॉइस श्रिल इसलिए होती है क्योंकि जो उनका वॉइस कॉर्ड होती हैं वो क्या है, शॉर्ट होते हैं, जिस वजह से जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी तेज होता है, इस वजह से जो वॉइस है वो श्रिल होती है। लेकिन बॉयज़ में जो वॉइस कॉर्ड होती हैं वो क्या है, लॉन्ग होती हैं, इस वजह से क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो कम होती है, इस वजह से जो बॉयज़ की वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा डीपर होती है। तो आपको पिच याद रखनी है, जो गर्ल्स की पिच होती है वो हाई होती है और जो बॉयज़ की पिच होती है वो थोड़ी लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए बताया भी गया है लड़कों का स्वर गहरा होता है, मतलब डीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का जननांगों में, मतलब ये है आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं या फिर ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या हैं, बहुत तेज़ी से क्या हैं, मतलब रिलीज़ होने लगती हैं, ये कह सकते हैं हम। जो ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सीक्रेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो किशोरावस्था में क्या है, आप देखते हैं कि आपके चेहरे पे फुंसियाँ, कील मुहासे निकलने लगते हैं। ठीक है, चेहरे पे जो मुहासे सूख जाते हैं, उसके काले काले दाग हो जाते हैं और बहुत सारी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फेस पे एक्ने होने लग जाता है, ये बताया गया है। और यहाँ पे क्या है, लड़कों में क्या है, शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, किशोरियों में क्या है, अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगता है तथा ऋतुस्राव भी प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात की गई है, तो गर्ल्स में क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो क्या है स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। तो किशोरावस्था में क्या है, व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक अधिक सचेत, चिंतनशील तथा स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है उसके अंदर। इस अवस्था में क्या है, सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, सामाजिक धार्मिक भावना के ओत प्रोत होते हैं, मतलब क्या है, वो कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है, हेल्प करना चाहता है दूसरों की। तो ये सब क्या है चीज़ें, उसे मतलब हर चीज़ की फीलिंग आने लगती है, वो समझने लगने लग जाता है चीज़ों को। गरीबों, मजबूरों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करता है, उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करता है और शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो आपके हार्मोन्स है वो चेंज होने लगते हैं, इस कारण क्या है, ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बता रखे हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, लड़कों में मूछ दाढ़ी एवं लड़कियों में क्या है, जो भी अपार्ट्स है उनका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, प्यूबिक हेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अंतरस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, जिसके कारण क्या है, जो स्रावित हार्मोन है वो रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। तो देखिए, जो अंतरस्रावी मतलब आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास क्या है, कोई भी ट्यूब टाइप नहीं होता, जिससे कि क्या है, वो हर एक पार्ट में अपनी ट्यूब को पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो तो आपके क्या हैं, ब्रेन में होती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके कहाँ होती है, ब्रेन में होती हैं। अब उसको जो अपना सीक्रेशन है वो आपको पैर तक पहुंचाना है, हाथ तक पहुंचाना है या बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंचाना है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी लंबी ट्यूब्स तो नहीं बन सकती कि सिर से लेके आपको बिल्कुल पैर तक अगर कोई चीज़ पहुंचानी है तो कितनी लंबी ट्यूब चाहिए इसके लिए, तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से क्या है, नलिका विहीन होती है। तो ये क्या करती है, जो भी अपना सीक्रेशन है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सीक्रेशन होती हैं जैसे, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो ब्लड में अपने जो सीक्रेशन है उसको छोड़ देती हैं। और ब्लड जब क्या है उस अंग तक पहुंचता है जिस अंग के लिए वो ज़रूरी है सीक्रेशन, तो वहाँ पे क्या है, कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं उस अंग में क्या है, कुछ रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही वो वहाँ से गुजरती है चीज़, ठीक है, जो सीक्रेशन वहाँ से गुजरता है ब्लड के थ्रू, तो जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए ही है, तो वो क्या है, उसको फिर ले लेते हैं अपने अंदर। तो इस तरीके से क्या है, जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपनी चीज़ों को, अपनी सीक्रेशंस को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचा पाती हैं। ठीक है, रक्त के साथ मिलके। इसके बाद नेक्स्ट है, किशोरावस्था में वृषण मतलब टेस्टिस द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें बॉयज़ के अंदर क्या होता है,
टेस्टिस द्वारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन का जो रिलीज़ है वो स्टार्ट हो जाता है, जबकि क्या है, अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो अंडाशय से क्या है, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका जो क्या है, स्राव स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन का हो जाता है। इसके बाद मानव में जनन अवधि। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जो किशोर होते हैं उसमें क्या है, शुक्राणु, और जो किशोरियाँ होती हैं उनके अंदर क्या है, अंडाणु, जिनको हम ओवम बोलते हैं, वो क्या है, उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या है, ये जब बनने लग जाते हैं तो एक मनुष्य क्या है, प्रजनन के योग्य हो जाता है। अब क्या है, स्त्रियों में जो जनन अवधि बताई गई है वो 10-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष तक की आयु तक होती है। ठीक है। पुरुषों में जो शुक्राणु का उत्पादन है, स्पर्म का जो उत्पादन है, वो स्त्रियों की अपेक्षा 5 से 7 वर्ष तक अधिक रहता है। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी भी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। इस समय गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, निषेचित अंडाणु ग्रहण कर सके अर्थात गर्भाधारण हो सके। तो देखिए जो 28-30 दिन के अंतराल में क्या है, एक जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, और इस समय क्या है, जो आपका गर्भाशय है उसकी क्या है, जो आपका यूट्रस है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ठीक है। और क्या है, जो निषेचित अंडाणु को ग्रहण कर सके तथा गर्भाधारण हो सके। इस वजह से हो जाती हैं कि अगर इस टाइम पे कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या है, जो भी गर्भाधारण है तो वो हो पाए अच्छे से। इस वजह से जो वॉल्स हैं वो क्या है, थोड़ी मोटी हो जाती हैं। लेकिन जब निषेचन नहीं होता, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो अंडाणु है वो क्या है, गर्भाशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं के सहित टूटने लगता है, और क्या है, जिससे रक्त का स्राव होता है। इस स्राव को रजोधर्म कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या है, ओवम के साथ साथ जो वॉल है वो क्या है, ब्लड के रूप में टूटने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, पहला जो ऋतुस्राव चक्र है किशोरावस्था में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह प्राय रुक जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, रजोदर्शन और रजो निवृत्ति क्या होता है, जब शुरुआत होती है, ठीक है, तो उसे रजोदर्शन बोलते हैं। जब 45 से 50 वर्ष की आयु में फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, तब उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रजनन एवं स्वास्थ्य। तो देखिए प्रजनन एवं स्वास्थ्य में क्या है, स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, भोजन, नियमित व्यायाम और सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाने से क्या है, शरीर में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पे स्नान करते रहें, सफाई अच्छी तरीके से रखें। ठीक है। और ये जो भी बातें आपको बताई गई हैं एक बार आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल आपकी बातें हैं कि आपको अपनी साफ़ सफाई किस तरीके से रखनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि हमारे देश में विवाह के लिए जो आयु निर्धारित है वो लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा जो न्यूनतम बॉयज़ के लिए है वो 21 वर्ष का कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। इसका अगर आप पालन नहीं करते तो सज़ा का प्रावधान है। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले जो लड़कियां हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती और वो उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती इस वजह से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, स्वस्थ रहने के लिए ये तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन क्या है, शिशु के लिए माँ का दूध क्या है, सर्वोत्तम आहार माना गया है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गाढ़ा पीला होता है और दूध में क्या है, प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या है, शिशुओं में रक्त में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनियाँ तरह तरह की। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए ध्वनियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ध्वनि, आप जानते हैं कि किसी वस्तु की क्या है, जो माध्य गति है उसको हम जब आगे पीछे करते हैं, जब हम उसको आगे पीछे करते हैं तो क्या है, जो गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपन कहते हैं। कंपन मतलब वाइब्रेशन होता है। जब हम किसी तने हुए रबड़ बैंड को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो वहाँ भी क्या है, कंपन करता है और इससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, झन्न करके होती है, आपने देखी होगी। तो ये क्या है, जब कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी क्या है, बंद हो जाती है। तो हम जब भी किसी चीज़ को क्या है, उसके माध्यम से क्या है, मीडियम से इधर उधर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो क्या है, एक ध्वनि निकलती है, कंपन होता है और ध्वनि निकलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, देखिए मानव द्वारा जो ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वो कंठ से उत्पन्न होती है। जो श्वास नली के ऊपर के सिरे पे क्या है, 2 वाक तंतु होते हैं और ये इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच से क्या है, वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है।
ठीक है। अब जब क्या है फेफड़े द्वारा वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो जो वाक तंतु हैं वो क्या है कंपित होते हैं, जिससे कि क्या है ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु एक ऐसी संरचना है जिससे क्या है सितार के 2 तार तने हुए होते हैं। ठीक है। अब क्या है जो वाक तंतु है जो उससे जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं वो क्या है तनाव सकती या ढीला कर सकती हैं अलग अलग लोगों में। जो इसी वजह से क्या है जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी आवाज़ अलग अलग होती है, आकार, मोटाई तथा तनाव अलग अलग होते हैं। तो जो मानव है उसके अंदर कंठ की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास नली के ऊपर वाली जो सिरा होता है उसमें 2 वाक तंतु प्रेजेंट होते हैं और ये जो वाक तंतु हैं ये इस तरीके से तने हुए होते हैं कि जब फेफड़ों से क्या है जो फेफड़ों द्वारा जो वायु है उसको क्या है बलपूर्वक उस झिरी में से, एक संकीर्ण झिरी होती है इनके बीच में, उसमें से जब छोड़ा जाता है तो ये जो वाक तंतु हैं कंपित होते हैं और क्या है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया जिसके कारण क्या है, क्योंकि ये वाक तंतु के अंदर जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं ये क्या है तनी हुई हो सकती है, ढीली हो सकती है किसी में। इस वजह से क्या है जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग आवाज़ें हो सकती हैं। ठीक है। या फिर किसी के जो वाक तंतु हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मोटे हो सकते हैं आकार में। ठीक है। या फिर क्या है तनाव के मतलब तनाव उनमें अलग अलग हो सकता है, जिस वजह से जो बच्चा है, महिला है, पुरुष है, उनकी आवाज़ क्या है अलग अलग होती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब जो उत्पन्न ध्वनि उस ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। आप जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी आवाज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बताया गया है जब हमारे वाक तंतु क्या है ढीले होते हैं, मोटे होते हैं, तब हमारी आवाज़ अलग होती है। और जब हमारे जो वाक तंतु है वो पतले होते हैं, कसे हुए होते हैं, तो क्या हमारी जो आवाज़ है वो अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी फ़ोन को, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर हम किसी फ़ोन को क्या है बिल्कुल ऐसे एक एयर टाइट डिब्बे में रख देते हैं जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है हमको आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो क्या है इससे हमको ये पता चलता है कि जो साउंड है उसको क्या है मतलब चलने के लिए, मूव होने के लिए क्या है एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट और देखिए सबसे तेज़ किस में होता है, तो सबसे तेज़ सॉलिड में होता है, उसके बाद किस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद क्या है गैस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इसके बाद यहाँ पे मानव कान के बारे में बात की गई है। तो मानव कान में देखिए क्या है, मानव कान के 3 भाग यहाँ पे बताए गए हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ठीक है। तो भारी भाग क्या होता है, जिसकी आकृति कीप जैसी होती है, ये आपका भारी भाग है जिसे कर्णपल्लव हम कहते हैं। ये हवा से क्या है और अन्य माध्यम से ध्वनि के कंपन को ग्रहण करता है। ये भाग क्या है ध्वनि के कंपन को क्या है ग्रहण करता है। अब ये जो कंपित ध्वनि है नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है। ये क्या है नलिका है, यहाँ से जो आपकी वॉइस है, कंपित वॉइस है, वो क्या है गुजरती है और ये क्या है एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है जिसे कर्णपटय कहते हैं। तो ये आपका कर्णपटय है, ये आपको दिखाया गया है, जो ये पीले कलर का ये आपका कर्णपटय है। तो इस झिल्ली से क्या है जुड़ी रहती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ध्वनि कंपन कर्णपटय से तक पहुंचती है तो कर्णपटय भी कंपित होने लगता है। यह कंपन 3 हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिया जाता है और ये बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युत सिग्नल में बदल जाते हैं, जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अंत में मस्तिष्क ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारी जो कंपित वॉइस है वो हम यहाँ से क्या है हमारी क्या है मतलब स्टोर की जाएगी, इसके अंदर से जाएगी। इसके बाद ये क्या है एक नलिका से गुजरती हुई जो झिल्ली है उसको भी कंपित कर देगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपकी जो 3 हड्डियाँ हैं यहाँ पे बताई गई हैं, ये देखिए यहाँ पे बताई गई हैं, पहुँचती है। यहाँ जो कंपन के लिए जो 3 हड्डियाँ हैं ये इस वॉइस को क्या है 3 गुना बढ़ा देती हैं और ये जो कंपित वॉइस है ये मध्य भाग से फिर आंतरिक भाग में स्थानांतरित होती है सिग्नल के रूप में। बाद में क्या है जो श्रवण तंतु है ये इसको मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और जो मस्तिष्क है वो उसको ध्वनि के रूप में क्या है लेता है और फिर क्या है आप सुन पाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट होते हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करती है, जिसको हम आवर्त काल बोलते हैं, मतलब टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, जिसमें क्या है जो हमारी कंपित वस्तु है वो क्या है अपना एक ऑसिलेशन जब पूरा करती है उसे हम क्या बोलते हैं आवृत्ति काल बोलते हैं। इसको हम सेकंड में नापते हैं और जो कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसको हम उसका आयाम बोलते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे कि ये है, तो ये जो आपकी इसको हम अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। जो आपका साउंड है वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है मूव करता है। तो ये जो बीच का जो आपका गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब कि अधिकतम जो दूरी है जिस तक ये साउंड जा रहा है ये क्या है उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो ये होता है
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है प्रबलता और तारत्व के बारे में। तो देखिए प्रबलता मतलब हो गया कितनी लाउड है वॉइस और कितना उसका पिच है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो उसके क्या है एम्पलीट्यूड पे मतलब आयाम पे निर्भर करती है। प्रबलता की जो इकाई है, लाउडनेस की जो इकाई है, उसको हम डेसिबल बोलते हैं। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है अगर वो हाई होगा तो क्या है तो ध्वनि क्या है प्रबल होगी, मतलब कि क्या है जो आपकी वॉइस है वो भी क्या है ज़्यादा होगी। जब आयाम कम होता है, जब आपका एम्पलीट्यूड कम होता है, तो जो ध्वनि है वॉइस है वो भी क्या है कम होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सामान्य श्वास की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो कितनी होती है 10 डेसिबल तक की होती है। मंद फुसफुसाहट की, हवाई जहाज की, ये सारी आपको बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो आवृत्ति की जो ध्वनि की तीक्ष्णता है, तारत्व है, मतलब जो पिच है वो क्या है। यदि कंपन आवृत्ति अधिक है, मतलब कि जो क्या है फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा जो हमारी ध्वनि है वो तीखी होगी, मतलब कि ध्वनि क्या होगी श्रिल होगी बहुत ज़्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच हाई होगी, तो क्या है हमारी वॉइस श्रिल होगी। और क्या है यदि कंपन की आवृत्ति क्या है कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमारी पिच भी क्या है लो होगी, और जो हमारी ध्वनि का तारत्व है वो भी क्या है कम होगा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, वॉइस श्रिल होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच लो होगी और जो वॉइस है वो डीप होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्या है मंद आवृत्ति से कंपित होता है, जबकि सीटी अधिक आवृत्ति से कंपित होती है। तो देखिए जो ढोल है उसकी जो आवृत्ति है मतलब फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कम होती है, मंद आवृत्ति से होता है। तो ढोल की जो ध्वनि है, तारत्व की ध्वनि, मतलब कम तारत्व की जो ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब लो पिच साउंड क्या है प्रोड्यूस करता है। ये फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में बताया गया है। जबकि जो सीटी है हमारी विसिल है, उसकी जो आवृत्ति है वो क्या है ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इस वजह से क्या है उसका जो तारत्व है वो भी क्या है ज़्यादा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है पिच और लाउडनेस के बारे में। जैसे पक्षी जो हैं उनकी जो तारत्व की ध्वनि है वो क्या है उच्च ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनकी पिच क्या है बहुत हाई होती है। इसकी वजह से जो उनकी वॉइस की लाउडनेस है, लाउडनेस क्या होती है कम होती है। और जो शेर है उसकी जो पिच है वो लो होती है, इस वजह से जो उसकी लाउडनेस है वॉइस की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आपको ना इनके रिलेशन याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो पिच भी क्या है लो होगी, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या है ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर पिच ज़्यादा होगी तो हमारी लाउडनेस कम होगी, ठीक है, और अगर पिच कम होगी तो हमारी लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। तो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की जो आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं तथा जो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। तो क्या है 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा की जो ध्वनियाँ होती हैं प्रति सेकंड ध्वनियाँ होती हैं, कंपन जो होता है वो मानव कान नहीं सुन सकते। ये अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। अतः मानव कान के लिए जो श्रव्य ध्वनियाँ हैं उनकी रेंज क्या है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो ध्वनियाँ हैं वो मानव सुन सकता है। इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, ठीक है। इसके बाद शोर और संगीत के बारे में बताया गया है। तो देखिए शोर और संगीत में डिफरेंस क्या है। जो मतलब धीमे धीमे जो वॉइस होती हैं वो हमारे क्या होते हैं शोर में नहीं आते, मतलब वो ध्वनियाँ होती हैं। और जो हमारी तेज़ तेज़ जो डीजे बजते हैं और ये सब ये क्या है कानों को जो सुखद नहीं लगती हैं ध्वनियाँ, वो क्या है हमारी वो हमारा शोर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है ध्वनि प्रदूषण को बारे में बताया गया है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण से हमको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अनिद्रा, तनाव इत्यादि ध्वनि क्या है ये ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकता है। लगातार प्रबल ध्वनि, लगातार लाउड वॉइस में रहने से क्या होता है अस्थायी रूप से क्या है हमको श्रवण निशक्तता हो सकती है, मतलब हमारे कान बिल्कुल बहरे हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको ज़्यादा लाउड साउंड नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है जीवित रहने के लिए हमको किस किस की ज़रूरत है। हमको वायु और जल की पहली आवश्यकता है हमारी। और जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है हवा और पानी अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, इस वजह से क्या है यहाँ पे वृक्ष, पशु और मनुष्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, और अन्य गैसें जैसे आर्गन, मीथेन और जलवाष्प हमारी 0.97% रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट बताया गया है कि जो हमारा वायु प्रदूषण है वो होता क्या है। देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण मतलब प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गंदगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है मानव जीवन के लिए एक प्रकृति की महत्वपूर्ण देन है। लेकिन क्या है जो हमारे कारखाने हैं, चिमनियाँ हैं, यहाँ से क्या है निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं हार्म पहुँचाती हैं और क्या करती हैं
हानिकारक होती हैं हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो हमारी स्वचालित वाहन होते हैं जिसके अंदर से पेट्रोल डीजल के दहन से क्या है मनुष्य और अन्य क्रियाकलापों से जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ की आसपास की जो वायु होती है उसके अंदर धूल के कण होते हैं, धुआं होता है। इन वजह से क्या है जो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित अन्य प्रकार की गैसें क्या करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देती हैं। यही हमारा क्या है वायु प्रदूषण कहलाता है। और ये क्या है हमारा इस वायु में क्या है सांस लेना भी आसान नहीं होता और ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है। यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पे दो घटनाओं की बात की गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमेरिका में क्या है एक औद्योगिक नगर था जिसको डेट्रॉइट के पास एक कस्बे में लोग एक दिन हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि ऐसी बारिश हुई जो उनके बाहर कपड़े सूख रहे थे वो सब जल गए। जिन जिन पर ये बूंदें पड़ी वो लोग जल गए। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, तो देखो कारखानों में जो चिमनियाँ थी वहाँ पे क्या है इतनी सल्फर डाइऑक्साइड जमा हो गई थी जो कि क्या है जैसे ही वहाँ पे बारिश हुई मतलब जैसे बादलों से पानी आया तो जो पानी के साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मिलके क्या है एकदम तेजाब बन गई जिसने क्या है बिल्कुल हर कुछ जो भी था सब कुछ जला के रख दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया 2 और 3 दिसंबर 1984 में मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश भोपाल में एक ऐसी घटना होती है जिसको हम क्या है भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे क्या है जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसका वो जो द्रव है उसका ताप बढ़ जाने से ऐसी गैस बन गई जिसका रिसाव शुरू हो गया और ये गैस क्या है फेफड़ों में जाने लगी और फेफड़ों में क्या है पानी भर गया और सांस लेना मुश्किल हो गया, दम फूल गया, घुट गई सांस और इस वजह से क्या है बहुत सारे लोग मारे गए और आज भी हजारों जो लोग हैं वो अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा वायु प्रदूषण के बारे में। अब वायु कैसे प्रदूषित होती है तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन होते हैं या फिर जो भी हमारे वाहन होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पेट्रोल डीजल वगैरह जो हम चलाते हैं तो ये क्या है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन को नष्ट कर देती है जो कि 1135 व्यक्तियों के लिए क्या है श्वसन क्रिया के लिए चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है वो क्या है 60% तो मोटर वाहनों की वजह से ही हो रहा है। अब क्या है जो कार्बन युक्त ईंधन होते हैं वो क्या है पूरी तरह से नहीं जलते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है उनके अंदर और वो क्या बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे क्या है जो रक्त का हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिल जाती है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। अब इसके फलस्वरूप क्या है जो हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना, तो वो क्या है समाप्त हो जाती है, उसकी वो जो क्षमता है हीमोग्लोबिन की वो खत्म हो जाती है। इस वजह से जो हमारी बॉडी है हमारे जो अंग हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का क्या अभाव हो जाता है और हमारा दम घुटने लगता है, सांस नहीं ली जाती और हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो अन्य मानव निर्मित गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं। अब ये CFC क्या करती है, CFC क्या है अत्यधिक स्थायी रहने वाली गैस है। अब ये क्या है तो ये नॉन टॉक्सिक लेकिन क्या है ये बहुत ज़्यादा देर तक क्या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एरोसोल फुहारे जो होते हैं उनके अंदर ये यूज़ की जाती है। ये ज़्यादा देर टिकी रहती है एनवायरनमेंट में। इस वजह से क्या होता है ये लंबे समय तक रहकर क्या है ऊपरी परत मतलब कि ओजोन लेयर तक पहुँच जाती है और वहाँ जाके क्या है ओजोन लेयर में छेद करती है। मतलब जब ये जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या है CFC को क्लोरीन में तोड़ देती हैं और जो क्लोरीन का एक परमाणु है वो 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। इससे क्या है ओजोन की जो आवरण है उसमें छिद्र हो गया है। तो इस वजह से क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जहाँ तक है बैन भी कर दिया गया है, बहुत कम यूज़ कर दिया गया है इसका। अब जो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर हैं उनमें CFC को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है O3 यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन के गैस के टूटने से होता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो O3 का निर्माण है, ओजोन का निर्माण है वो कैसे होता है, जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसमें जो पराबैंगनी प्रकाश द्वारा और बिजली के चमक द्वारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस जो टूटती है उसके टूटने से क्या है ओजोन का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, देखिए इसके बाद बताया गया वायुमंडल में ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कणिका या फिर बोलते हैं पार्टिकुलेट्स। ठीक है, इनका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 0.02 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को घटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों में, सीमेंट उद्योग में से निकले हुए ये प्रदूषक होते हैं। पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट्स आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बिल्कुल महीन होते हैं। ये क्या करते हैं, धुंध पैदा करते हैं, दृश्यता को घटाते हैं। जो भी हमारी सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, स्टील फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से क्या हैं, ये प्रदूषक निकलते हैं। ये ताजमहल और अम्ल वर्षा की, तो देखिए जो ताजमहल की जो रंगत है वो क्या है, फीकी पड़ती जा रही है। क्यों पड़ती जा रही है, क्योंकि जो अम्ल वर्षा का जो जल होता है, जब वो ताजमहल में जो संगमरमर है उससे क्या है, रिएक्ट करता है, तो क्या है, वो उसकी ब्लीचिंग का काम करता है, जिसको हम क्या है, स्टोन कैंसर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन कैंसर का नाम दिया गया है संगमरमर का कैंसर। तो ये होता कैसे, अम्ल वर्षा में जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अम्ल वर्षा में क्या है, जो भी हमारे जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो क्या है, हमारे तेल शोधक कारखानों से निकलते हैं। और ये क्या है, जब वायु में जलवाष्प जो है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं H2SO4, और जो क्या है नाइट्रिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं HNO3। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, ये आपके एसिड रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपकी वर्षा है वो क्या है, अम्लीय हो जाती है। और जब ये ताजमहल के जो संगमरमर है उससे रिएक्ट करती है उस पत्थर से, तो क्या है, ये स्टोन कैंसर करती है, मतलब जो स्टोन है उसकी ब्लीचिंग का काम करती है, उसके रंग को फेड करती हुई चलती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अम्ल वर्षा से क्या है, सबसे अधिक जो क्षति है वो स्वीडन में हुई थी, जो कि 20,000 झीलों को हुई थी, जिसमें क्या है, सारी की सारी मछलियां मर गई थी। ठीक है, इसके बाद इस तरह से जर्मनी के जंगलों में भी क्या है, अम्ल वर्षा से अपार क्षति पहुंची थी। मिट्टी से होने वाली क्षति को चूना डालकर दूर किया जा सकता है। और अम्ल वर्षा को समाप्त करने के लिए क्या है, उद्योगों से निकलने वाले गंधक और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसकी मात्रा में हमको कमी लानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए कुछ पौधे, हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। उनके शीशे क्या हैं, जो दीवारें हैं वो इस तरीके से निर्मित करके बनाई जाती हैं, जिससे जो क्या है, ग्रीन हाउस कहते हैं। शीशे की दीवारें क्या हैं, इनके अंदर जो सूर्य से प्राप्त किरणें प्रवेश करती हैं वो पौधगर को क्या है, गर्म कर देती हैं। पौधगर की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग धैर्य वाली अवरक्त किरणें, जिन्हें हम इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, वो निकलती हैं, जिन्हें शीशे की दीवारों द्वारा परावर्तित कर देती हैं और पौधगर गर्म बना रहता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये इस तरीके का हाउस होता है एक, ठीक है, और इसके अंदर पौधे लगे हुए होते हैं। ये क्या करता है, इस जो हाउस है, ये जो लगा हुआ है शीशा टाइप, इसमें क्या है, जो आपकी सन से रेज आती हैं वो क्या है, इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन क्या है, ये बाहर नहीं जा पाती। तो इससे क्या है, जो ये ग्रीन हाउस है ये क्या है, गर्म बना रहता है, और ये क्या है, जो प्लांट है उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, यही बताया गया है, ये गर्म वातावरण हरे पौधे को पनपने के लिए अनुकूल होता है, जिससे वे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इसको क्या है, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की तरह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वायुमंडल में कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। ग्रीन हाउस में क्या है, जो एक प्लांट्स हैं ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन में रखे जाते हैं जिसमें क्या है, जो ये इनका हाउस बना हुआ है, इसके अंदर हीट जो होती है, सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं, वो अंदर तो आ सकती हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती। तो एक क्या है, हीट पैदा हो जाती है इस हाउस के अंदर, जो कि क्या है, पेड़ पौधों को बड़े होने में मदद करती है। अब इसको हम अर्थ से कैसे रिलेट करते हैं, देखिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अगल बगल क्या है, कुछ गैसेज होती हैं। ठीक है, कुछ गैसेज होती हैं जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब ये गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और निट्रस ऑक्साइड NO2, और इसके अलावा क्या होते हैं, वाटर वेपर होता है। ठीक है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, अब ये गैसेस यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब क्या है, इन गैसेस का काम क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ को भी तो गर्म होने की ज़रूरत है, जो सन है वो क्या है, अर्थ को भी गर्म करने का काम करता है, जिससे कि क्या है, अर्थ पे जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको पनपने में हेल्प मिलती है। अब ये जो गैसेज हैं ये पहले क्या है, लिमिटेड अमाउंट में हुआ करती थी, क्योंकि ये गैस को हीट को ट्रैप करती हैं, तो जितना भी ट्रैप करती थी ये फिर ये अर्थ को गर्म करती थी इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, उतना नहीं करती थी क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट थी। लेकिन अब जैसे जैसे चेंजेस आने पे क्या हुआ है कि इन जो ये गैसेस हैं इनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जब से कारखाने बन गए हैं, पेट्रोल डीजल ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, कोयला जलाने से ये सब जब ज़्यादा मतलब ईंधन जलाने से क्या है, जो हमारी
इन्वायरमेंट में, उसमें क्या है ये गैसेस का जो रिलीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पहले ये लिमिटेड अमाउंट में थी तो लिमिटेड ही गर्मी होती थी, लेकिन अब क्या है जैसे जैसे इनका ये मतलब ज़्यादा हो गई तो अब ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही तो ज़्यादा ट्रैप कर पाएंगी। अब ये जितना ज़्यादा ट्रैप करती हैं तो क्या है उतनी ही ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो गर्म होती हुई जा रही है। इसी वजह से क्या है हम देखते हैं कि अब इस टाइम में जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा होने लग गई है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, पहले थोड़ी कम गर्मी पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे चलते जाएंगे गर्मी क्या है अब आप देखते हैं कि गर्मी कुछ अलग ही लेवल की पड़ती है। मतलब बहुत ही, ना तो पसीना ही सूखता है पंखे में, ना कुछ होता है ना। तो ये गर्मी का लेवल क्यों है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेज हैं इनका जो ये ज़्यादा हो गई हैं तो ज़्यादा सन की हीट को क्या है एब्जॉर्ब करती हैं। इस वजह से हमारी जो धरती है तो वो गर्म ज़्यादा हो रही है। तो ये ग्रीन हाउस को क्या है वायुमंडल से कंपेयर करके बताया गया है कि जो यहाँ पे बताया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जो कि पौधों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हीट आ तो सकती है लेकिन वापस नहीं जा सकती। सेम ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्या है ये जो गैसेज हैं ये क्या है हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर क्या है जो अर्थ है उसको हीट कर रही है। हीट यहाँ से वापस नहीं जा रही, जितनी जितनी ज़्यादा गैसेज बढ़ती जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा क्या हीट को एब्जॉर्ब करती जा रही हैं। ये यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में बताया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है? सबसे पहले वहाँ जो वाहन है उनके अंदर हमको क्या है सीएनजी का प्रयोग। अब क्या है सीएनजी का प्रयोग करा जाने लगा है, इससे क्या है प्रदूषण कम होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। घरों में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना। ठीक है, इसके बाद क्या है ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि क्या है प्रमुख हैं जो कि हमको यूज़ करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमको क्या है एक इसके अलावा गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक जो लगाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटालिटिक कन्वर्टर, जिससे क्या है विशेष प्रकार का संयंत्र है जिसमें CO को और नाइट्रोजन को क्या है ऑक्साइडों के उत्प्रेरकों की उपस्थिति में CO2 और H2O और नाइट्रोजन में परिणित किया जा सकता है। ठीक है, इससे हम क्या है ऐसा करके हम प्रदूषकों को पूर्णतः नहीं रोक सकते, अतः इसके लिए न्यूनतम उपयोग और सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है कि हमको क्या है बस से जाना चाहिए, अलग अलग से कार और बाइक्स नहीं चलानी चाहिए। हमको क्या है जो सामूहिक उपकरण हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमको पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। यहाँ पे बताया गया है हमको पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इसके बाद जल प्रदूषण की बात की गई है। तो देखिए जल प्रदूषण में क्या है कि हम जो नहाने जैसे नदी किनारे हम नहाना, कपड़े धोना, ठीक है, खाना बनाने आदि कामों में क्या है उद्योग धंधों में, खेती सिंचाई में क्या जल का जो उपयोग करते हैं उससे क्या है पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए कि नदी के आसपास हमको क्या है साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वहाँ पे कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए क्योंकि डिटर्जेंट का पानी, साबुन का पानी उसके अंदर मिलता है तो वो क्या है जो पानी है उसको प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद क्या है जल प्रदूषित कैसे होता है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है देखिए रासायनिक प्रदूषण में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है जल के अंदर क्या है देखिए कैडमियम से इटाई और मरकरी से क्या है मिनीमाटा रोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी पानी के अंदर जैसे कैडमियम पाया जाता है तो उससे क्या है हमको इटाई हो जाता है और मरकरी से क्या है हमको मिनीमाटा हो जाता है। जल में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने से क्या है एल्गी की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। जब पानी में क्या है जैसे हमारे कारखानों से जो पानी आता है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है तो वो क्या है एल्गी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और इसको हम बोलते क्या है इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, जिसमें क्या है पूरे के पूरे पानी में काई की तरह हरी हरी शैवाल जम जाती है। शैवाल क्या है बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अभी जो एल्गी है ये क्या है यूज़ करती है सारा ऑक्सीजन और पता है जो बाहर से जो हीट है उसको भी अंदर आने नहीं देती, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उसको भी पानी के अंदर आने नहीं देती, बिल्कुल पानी को क्या है कवर कर लेती है, पानी की ऊपरी सतह को। ठीक है, और क्या है नीचे से जो ऑक्सीजन है उसको भी एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अपने सड़ने की प्रक्रिया में क्या है घुली ऑक्सीजन को क्या है ये यूज़ करती हैं। सन की जो सनलाइट है उसको अंदर नहीं आने देती, इस वजह से क्या है जो जल में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घटने लगती है और जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु होने लगती है। इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हम पानी को स्वच्छ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जल को उबाल कर स्वच्छ कर सकते हैं, उसे फिल्टर करके भी हम पी सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बनाया जा सकता है। इसके बाद जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो देखिए जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां होती हैं जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे क्या हैं जल से होने वाली बीमारी हैं। इसके बाद जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। तो देखिए हमको क्या है गंदे जल और को तालाबों, नदियों, नालियों में नहीं गिराना चाहिए। ठीक है,
कूड़े करकट और थैली वगैरह को क्या है तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद क्या है कि झीलों या नदियों के जल से शुद्ध करने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समुद्र जल परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना पड़ेगा ताकि अत्यधिक कीटनाशक नदी या तालाब में ना बह जाएं। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपको जल प्रदूषण कैसे रोके जाएं इसके बारे में बताया गया है।